डैडी डैडी, ये खेत क्या होता है? डैडी हचकचा गए। बच्चा अगर बेढंगा सवाल न पूछे तो फिर वो बच्चा ही काहे का। फिर भी इस प्रश्न की कल्पना डैडी को नहीं थी। बोले, खेत जैसे मम्मी बालकनी में रखे गमलों में फूल उगाती है ना, वैसे ही किसान भी जमीन के जिस टुकड़े से गेहूं, चावल और सब्जियां उगाते हैं ना, अरे उसे ही तो खेत कहते हैं, और क्या। ओके, फार्मर। चावल नहीं, धान उगाते हैं, धान जनाब। डैडी तो डैडी थे, भला कैसे दब जाते। बोले, मालूम है, तुम ज्यादा ज्ञान मत दिया करो हमें। मम्मी हंसती और डैडी खिसिया गए। उधर प्रश्नकर्ता हटने, दबने, झुकने को तैयार नहीं। उसने फिर पूछा, खेत कहाँ होता है, बताइए ना। डैडी का नाम है सुनील त्रिवारी। ग्रेटर नोएडा की एक बहुमंजिला इमारत के 10वें तल पर सब परिवार रहते हैं। परिवार में कुल 4 लोग हैं, डैडी, मम्मी और उनके 2 बच्चे। बिटिया 5 साल की है और बेटा 8 का। दोनों बच्चे महंगे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं। मम्मी हाउसवाइफ हैं। नए चलन में अब इन्हें होम मेकर कहा जाने लगा है। डैडी एक उत्तम कंपनी में अति उत्तम अधिकारी। मम्मी का नाम शालिनी है। प्रश्नकर्ता डैडी की लाडली बिटिया श्रेया है। कोर्स की किताब में कोई चैप्टर खेती किसानी पर आया था, जिसे पढ़कर बिटिया रानी सवाल पर सवाल दागे जा रही थी। खेत उन्होंने कभी देखा नहीं था। कंक्रीट के जिस जंगल में उनका अपार्टमेंट था, उसमें बहुत सारी ऐसी इमारतें और भी थी। हर बिल्डिंग में कीमती कारों की कतारें थीं। सभी घरों के बच्चे बिल्डिंग में ही नीचे उतरकर खेल लेते थे। उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं होती थी। बिल्डिंग में ही जिम, बैडमिंटन, टेनिस कोर्ट और खेलने के दूसरे प्रबंध थे। स्कूल, ट्यूशन, कंप्यूटर गेम्स, मोबाइल फोन के बाद जो थोड़ा बहुत समय बच्चों को कभी मिलता तो ही वो नीचे उतरते। स्कूल आना जाना आरामदेह एसी बस से होता और खरीदारी मॉल में। अपार्टमेंट या बस या कार की खिड़की से दिखाई देती जिंदगी ही उनके लिए दुनिया थी। ओह वाओ, लुक काओ वाली ये पीढ़ी भी शस्य श्यामला भूमि वाले कृषि प्रधान भारत की ही संतान थी। गंगा इनके लिए एक नदी और राम द ग्रेट आर्चर एंड किंग। इनसे कोई भावनात्मक नाता बनाने के लिए पीढ़ी विवश थी। धर्म के अनेक संस्कार उनके लिए कौतुक थे। नाली में गई गेंद को हाथ से निकालना, पतंग लूटना, खो खो, कबड्डी खेलना उनके लिए तो मानो दूसरे ग्रह की चीजें थी। इसमें भला बच्चों का क्या दोष। सही मायने में दोष तो उनके अभिभावकों का था, जो डरते थे। दोष बेतहाशा बढ़ती आबादी का था और माँ बाप की अपेक्षाओं ने बच्चों को मशीन बनाकर छोड़ दिया था। अब बच्चे बेचारे करें तो क्या करें। वे तो कच्ची माटी होते हैं, जैसे चाहो ढाल लो। दोष तो कुम्हार और राजा का था। बच्चों को रोबोट बनाने वाली शिक्षा प्रणाली का था। अंग्रेजों की यह प्रणाली दशकों से देसी अंग्रेज पैदा करती चली आ रही थी, जैसे इस कहानी के डैडी। अंग्रेजियत के अपने मुंह को वो अपना डीएनए बनाने पे तुले थे। खुद तो उन्होंने जीवन भर पिता को बाबूजी कहा, लेकिन अब ये बुरी आदत अपने बच्चों में नहीं डालना चाहते। जिस दिन बिटिया प्यार में डैड कह देती तो उनके हृदय में तरंगे उठने लगती। बिटिया जब लड़ियाती, कम ऑन डैडी, बी ए स्पॉट, तो डैडी का मन मोर मोर हो जाता। डैडी साधारण परिवार में जन्मे थे। बाबा बहुत पहले नौकरी के लिए बांदा का गांव छोड़कर शहर आ गए थे। पिता और चाचाओं ने परिश्रम तो बहुत किया, परंतु साधारण नौकरी ही पा सके। गांव में वैसे भी बहुत कुछ नहीं रह गया था और लखनऊ में मकान बनाने के लिए गांव की थोड़ी सी जमीन 40 बरस पहले बिक चुकी थी। जमीन आदमी को जड़ों से जोड़े रखती है। जमीन बिकी तो गांव से संपर्क भी छूट गया। लिहाजा डैडी का परिवार पिछली पीढ़ी से पूरी तरह शहरी हो चुका।
डैडी लखनऊ में ही जन्मे और पढ़े थे। मतलब ये कि 2 पीढ़ियों से ये परिवार विशुद्ध शहरी था, जबकि बच्चों की मम्मी का मायके की तरफ से कन्नौज के अपने गांव से नाता बचा हुआ था। डैडी को अंग्रेजी और अंग्रेजी अंदाज पसंद आता था। वो नवदौलतियों की उस परंपरा से थे जो समोसा भी चम्मच और कांटे से खाती। उन्होंने बच्चों को चीनियों की तरह स्टिक से राइस खाना भी सिखवाया। दूरदर्शी थे तो सोचते थे कि बच्चों को बड़े होकर चीन जापान में पढ़ने या नौकरी के लिए जाना पड़ा तो सबके सामने शर्मिंदा तो नहीं होना पड़ेगा। डैडी खाना न खाकर डिनर, ब्रेकफास्ट और लंच लेते थे। देश विदेश से आए अलग अलग डिजाइन के फोर्क स्पून उनके फ्लैट की कांच वाली अलमारियों की शोभा थे। पिज्जा, नूडल्स, पास्ता और बिरयानी के आगे बेचारी मुंगौड़ियों और कोफ्तों और फरों की पेश न चलती। मम्मी का कनौजिया मन मचलता भी, लेकिन अपने सांवले अंग्रेज को देखकर उसे मार लेती थी। मम्मियाँ ऐसी ही होती हैं। माँ, माता जी, अम्मा, मम्मी, मॉम, किसी भी नाम से पुकारो, किसी भी नाम से पुकारो। अपनी संतान के लिए प्रजाति कभी नहीं बदलती। ना ईसा के पहले बदली थी और ना प्रलय तक बदलेगी। ऐसे कांटा छुरी वाले पापा की परी जब एक मासूम सा सवाल लेकर उनसे मुखातिब हुई तो डैडी गड़बड़ा गए। एग्रीकल्चर, फील्ड फार्मर, फार्मिंग, कल्टीवेशन, इरिगेशन जैसे कई सुंदर शब्दों के सहारे खेत और खेती को परिभाषित करने का भरपूर प्रयत्न किया, लेकिन हठी बिटिया माने ही न माने। उसकी बाल सुलभ जिज्ञासा को डैडी शांत नहीं कर पा रहे थे। खेती क्या होती है बेटी को समझा पाना, ये पापा के बस का नहीं था। सच तो ये है कि डैडी का किसानी ज्ञान महज किताबी था। आखिरकार हार कर पनाह मांगती आंखों से उन्होंने मम्मी की तरफ देखा तो मुस्कुराते हुए बोली, अरे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे दो ना, जाओ दिखा लाओ उन्हें खेत एक दिन, और क्या। बच्चों ने मम्मी की बात लपकी और नारा बुलंद किया, डैडी खेत चलो, डैडी 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 खेत चलो ना। आसमान से गिरे खजूर पे अटके। डैडी फंस गए। उधर बच्चे लगे शोर मचाने, डैडी खेत दिखाने ले जा रहे हैं, डैडी खेत दिखाने ले जा रहे हैं। अब मरता क्या ना करता। स्त्री हट तो कोई भी झेल ले, परंतु बाल हट के आगे भला किसकी चली। बच्चों को किसी तरह चुप कराने के बाद डैडी ने मम्मी के साथ मीटिंग की। अरे शालिनी, देखो बच्चे मिट्टी और गांव के गंदे माहौल में बीमार हो जाएंगे गांव जाएंगे तो। अरे कुछ नहीं होगा, तुम चलो तो सही। अरे लेकिन खेत बचे कहाँ हैं अब? डैडी के अपार्टमेंट के पास तो केवल ऊंची इमारतें थीं। खेत दिखाने के लिए उन्हें यमुना एक्सप्रेसवे की ओर जाना होता। वो क्षेत्र कोई बहुत दूर नहीं था, लेकिन मम्मी ने नया मुद्दा उठा दिया। अरे अब क्या सड़क से खेत दिखाओगे? बच्चे क्या तो खेत देखेंगे और क्या तुम उन्हें समझा पाओगे। अब जब जा ही रहे तो ठीक से भ्रमण करेंगे ना। ऐसा करते हैं, कन्नौज चलते हैं। अरे इसके लिए तो बहुत दूर जाना पड़ जाएगा भाई। तो फिर हापुड़ में रहने वाली अपनी अर्चना के पास चलते हैं। डैडी कसमसा कर रह गए, लेकिन बच्चों और बच्चों की मम्मी की आगे उनकी एक पेश न चली। आखिरकार गूढ़ मंत्रणा के बाद तय पाया गया कि आते संडे को पूरा परिवार खेत देखने जाएगा। यहाँ फिर पेंच फंसा और रास्ता फिर मम्मी ने ही निकाला। उन्होंने हापुड़ में रहने वाली अपनी एक पुरानी सहेली को फोन करके पूरा टूर प्लान किया। डैडी कसमसा कर रह गए, लेकिन बच्चों और बच्चों की मम्मी के आगे उनकी एक पेश न चली। आखिरकार गूढ़ मंत्रणा के बाद तय पाया गया कि आते संडे को पूरा परिवार खेत देखने जाएगा। डैडी को अब काम मिल गया। संडे में अभी 4 दिन शेष थे, लेकिन दफ्तर के बाद उनका समय खरीदारी में जाने लगा। रोज लिस्ट बनाते, सामान लाते, छाते खरीदे गए, सैनिटाइजर के ढेर लग गए, सर्जिकल ग्लव्स भी आ गए ताकि हाथ के मार्ग से कीटाणु कहीं बच्चों को न पकड़ लें। एलर्जी वाली दवाएं भी ली गईं। कोरोना डरा दो दिया था, लिहाजा डैडी ने अपने मित्र डॉक्टर से भी परामर्श कर लिया।
जैसे कोई सेनापति युद्ध की तैयारी करता है, वैसे ही डैडी खेत की मिट्टी में धंसने से पहले बच्चों के लिए सुरक्षा उपाय कर रहे थे। उनकी पूरी कोशिश यात्रा को गुप्त रखने की थी, लेकिन तैयारियों ने उनकी पोल खोल दी। पहले आसपास बात फैली, फिर उनके अपार्टमेंट में रहने वाले किसी विघ्न संतोषी सहकर्मी ने दफ्तर में प्रचार कर दिया। दफ्तर में तो हल्ला मच गया कि डैडी गांव जा रहे हैं, डैडी गांव जा रहे हैं। दफ्तर में डैडी की छवि हमेशा से मिनमिनाने वाले आदमी की थी। जब बाकी लोग लंच में घर की रोटी सब्जी खाते, डैडी फ्रूट्स और ओट्स लेते। काठी में सिंगल सिलेंडर और अगरबत्ती के ब्रांड एम्बेसडर डैडी का हेल्थ पर बहुत जोर था। हमेशा हेल्दी फूड खाते और हर डाइट को प्रोटीन और विटामिन से तौलते थे। घंटे गिनकर सोते। न्यूट्रिशन उनका मनपसंद शब्द था। इसके बाद भी बेचारे डैडी को जब तब जुकाम लगा रहता था। मौसम बदला कि डैडी का गला बिगड़ा। ऐसी फूल कुमारी नाजुक बदन कच्ची कली के गांव जाने की खबर अपार्टमेंट और दफ्तर में आग की तरह फैली और फिर हवाओं पे सवार होकर यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मचल गई। दफ्तर के कुछ लोग डैडी वाले अपार्टमेंट में भी रहते थे, तो वहाँ भी चटखारों के साथ 4 शामें बीती। हर आदमी डैडी की मौज लेने पे उतारू था। अरे तिवारी जी, कहाँ की तैयारी है? कल पूछ चुके थे, पर आज पूछना तो फिर बनता था। कोई अधिक ही शेर दिल निकलता तो फरमाइश कर बैठता। अरे तिवारी जी, गांव से 10 किलो आलू लेते आइएगा, यहाँ वाले मिठाते बहुत हैं कसम से। डैडी कुड़ कर रह जाते। फिर वो मुबारक दिन आया। कार में सैनिटाइजर और मास्क रखे गए, बच्चों के लिए हेड शील्ड भी रख ली गई, 2 छाते भी रख लिए गए। गरज ये कि संक्रमण से बचने के लिए सारे अस्त्र शस्त्र कार रूपी तरकश में भर लिए गए। बच्चे उत्साहित थे, जबकि मम्मी शांत चित्त पिकनिक के भाव में थी। तैयारियों के नाम पर उन्होंने कुछ नहीं किया था, वह तो केवल डैडी को परखती रही थी। नियत दिन डैडी की ये सुसज्जित सेना जब घर से निकली तो अड़ोसी पड़ोसी ये दुर्लभ दृश्य देखने को जमा होने लगे। छज्जों से लटके, खिड़कियों से अटके और सबसे निराला डैडी का स्वरूप। घर से जब ये बांका जवान निकला तो आए हाय, क्या आन बान शान थी उनकी। शोभा बरनी न जाए। मुख पर मास्क, सिर पर टोपी जो ऑपरेशन के समय डॉक्टर लोग लगाते हैं, और हाथों में ग्लव्स। मास्क तक तो फिर भी गनीमत थी, लेकिन बच्चों को टोपी और ग्लव्स पहनाने की जब डैडी ने जिद की तो मम्मी बेफर गईं। अरे शालिनी, ऐसा करो कि बच्चों को ये टोपी लगा दो, ये ग्लव्स पहना दो भाई। अरे बस भी करो, हम चारों ही तो हैं, और इतनी बड़ी कार है अपनी, सीधे चलो। हद करते हो तुम तो। अरे मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है कुछ, बस है नहीं तो। इसके बाद तो सारा परिवार काली मर्सिडीज में सवार होकर हापुड़ के लिए निकला। कार में इन 4 के अलावा 2 स्टाइलिश बैग थे। एक में चिप्स, फल और खाने पीने का सील बंद रेडीमेड सामान, और दूसरे में पानी की बोतलें। पानी पर डैडी का विशेष जोर था। परिवार को पानी से लगने वाले संक्रमण से बचाने के लिए वो सतर्क थे। क्योंकि डैडी सावधान चालक भी थे, इसलिए 1.5 घंटे का सफर उन्होंने 2.25 घंटे में तय किया। लगभग 11 बजे ये यात्रा अर्चना त्यागी पत्नी अविनाश त्यागी निवासी हापुड़ के घर पहुंचकर पूर्ण हुई। खुला खुला घर था अर्चना का। पति पत्नी ने आगे बढ़कर अतिथियों का स्वागत किया और उन्हें एक बड़े आंगन में ले गए, जहां कई खटियां पड़ी थी। सर्दियों के दिन थे और धूप आंगन में माँ के आंचल जैसी पसरी हुई थी। मम्मी ने जो खटिया देखी तो फौरन उस पर जाकर फैल गईं। पानी और मिठाई से सबका सत्कार हुआ। डैडी ने बच्चों को मिठाई तो खाने दी, लेकिन पानी अपनी बोतल से पिलाया। अविनाश डैडी के साथ बैठे और बच्चे बच्चों में मिल गए। अर्चना अविनाश के 2 प्यारी बिटिया थीं।
मम्मी अपनी प्रिय सहेली और उसके परिवार में मगन हो चुकी थी। अर्चना भी कन्नौज की अपनी पुरानी सहेली को देखकर परम प्रसन्न थी। मेहमानों की देख रेख का दायित्व उन्होंने अविनाश की छोटी बहन निधि को सौंपा और मम्मी वाली खटिया पर जा जम। फिर तो दोनों सहेलियों में वो गप मची कि बस पूछो मत। मम्मी भूल भी गई कि उनके साथ 3 लोग भी आए हैं, जबकि डैडी का ध्यान अविनाश से बात करते हुए भी बच्चों पर ही लगा था। मम्मी की बेफिक्री देखकर चिढ़ रहे थे। आंगन के कोने में बंधी हुई ऊंची पूरी गाय, उनका गोबर और चारा उन्हें चिंतित कर रहा था। उन्हें वातावरण में अजीब सी गंध महसूस हो रही थी। तब तक किसी ने भूसा लाकर आंगन के कोने में रख दिया तो डैडी एकदम से परेशान हो उठे। इस बीच निधि चाय के साथ गरम गरम पकौड़ियां ले आई। मम्मी ने भोग लगाया, बच्चों ने मजा उड़ाया और डैडी ने मुंह बिचकाया। उस माहौल में खाना उन्हें ठीक नहीं लग रहा था। डरते थे कहीं बच्चों को कोई इन्फेक्शन न पकड़ ले। उधर अविनाश अपने अतिथि को बताए पड़े थे। अरे भाई साहब क्या बताएं, गांव से कुएं खत्म हो गए हैं और अब तो सबमर्सिबल भी बेकार है क्योंकि पानी जो नीचे उतर गया है। गांव अब पहले जैसे नहीं रह गए भाई साहब। लोगों में अब बहुत झगड़े होने लगे हैं और राजनीतिक पालेबंदी उसकी तो पूछिए ही मत। मनरेगा के कारण खेती के लिए मजदूर भी अब नहीं मिलते। हालांकि शहरों से अब भी बहुत बेहतर है गांव। अविनाश गांवों की दशा पर निबंध लिखने के मूड में थे, जबकि डैडी अब जल्दी उठना चाह रहे थे। उनका मन था कि बच्चों को खेत दिखाकर वापस हो लिया जाए। सबके सामने ये कह नहीं सकते थे तो मम्मी को मैसेज किया। मम्मी बेफिक्री के उस माहौल में भला कहाँ मैसेज देखने वाली थी। आधे घंटे तक जब उन्होंने फोन को हाथ नहीं लगाया तो डैडी ने मिस्ड कॉल दी। 2 कोशिशों के बाद पापा की मेहनत रंग लाई और आखिरकार मम्मी ने पतिदेव का संदेश पढ़ा और कुछ विचारा। कुछ देर वो अर्चना से बतियाती रही और फिर खेत भ्रमण की चर्चा निकाली। अविनाश तो सबको पैदल ही खेत ले जाना चाहते थे, लेकिन डैडी फैल गए। तब अर्चना ने फौरन पति को गाड़ी निकालने को कहा और 10 मिनट बाद 2 गाड़ियां अविनाश के खेतों की तरफ दौड़ चली। अर्चना की दोनों बिटियां खेत नहीं गईं। आंगन, चारपाई, नांद और भूसा अपने ठीक सामने देख विस्मित हुए बच्चों ने अब जो गाड़ी के शीशों से चारों तरफ फैली हरियाली देखी तो उनकी आंखें चौड़ी हो गई। अर्चना सहेली की ही कार में बैठ गई थी और बड़े ध्यान से उसके पति के हाव भाव को परख रही थी। मुश्किल से 5 मिनट में दोनों कारें अविनाश के खेतों पे पहुंच गईं। इतनी ही देर में बच्चे हरियाली के बंधन में बंधने लगे और कार रुकते ही निकल भागे। क्या सुंदर दृश्य था। बच्चों को लग रहा था जैसे उनकी किताब से निकलकर कोई सीनरी साकार हो गई। भूरी मिट्टी के साथ खुला हरा रंग आकाश की नीलिमा के साथ मिलकर ऐसा नयनाभिराम इंद्रधनुष रच रहा था कि बच्चे ठगे से ठगे रह गए। कंप्यूटर, मोबाइल फोन, मॉल, ऑनलाइन क्लासेस और अपार्टमेंट के अहाते में सिमटी उनकी दुनिया ने जब आंखें खोली तो कुएं के मेढक वाले मुहावरे का अर्थ वे समझे। पिता के अंग्रेजियत मोह के मारे हुए बच्चे खेत की मेड़ पर खड़े प्रकृति का सौंदर्य निरख रहे थे। चलती कार की खिड़की से दिखती हरियाली कुछ और होती है और खेतों के बीच में खड़े होकर उससे छन कर आती हवा का स्पर्श अलग। बच्चे मंत्रमुग्ध थे। डैडी, मम्मी, अर्चना और अविनाश उनके पीछे थे, जबकि दोनों बच्चे छलांगे भर रहे थे। इस खेत से उस खेत, इस मेड़ से उस मेड़, और जितनी तेज बच्चे हरकत करते उससे कई गुना अधिक रफ्तार से डैडी का दिल भागने लगता। लेकिन बेचारे मजबूर थे।